इस वीडियो में हम दो सैन्य रणनीतियों, इजराइल की विषम युद्ध क्षेत्र रणनीति और हमास की गुरिल्ला युद्ध रणनीति के बारे में बात करेंगे। जैसे आईडीएफ किसी घात पर कैसे प्रतिक्रिया करेगा, सैनिक अपनी हरकतों को छुपाने के लिए दमनात्मक गोलाबारी और स्मोक स्क्रीन बिछाकर एनएएमआर लड़ाकू वाहन से उतरेंगे। खतरे के क्षेत्र के बाहर गनर और सैनिक दुश्मन की स्थिति की पहचान करेंगे, सटीक दमनकारी आग प्रदान करेंगे और लक्ष्य पर हमले में सैनिकों की सहायता करेंगे। जबकि हमास गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाएगा, मरकवा के कमजोर रियर कवच को लक्षित करने के लिए सुरंगों का उपयोग करेगा, विशेष रूप से पैदल सेना के सैनिकों द्वारा प्रवेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह पिछला भाग आगे और किनारों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम सुदृढ़ है, तो बने रहें और एक भी मौका न चूकें। आइए प्रत्येक समूह द्वारा अपनाई गई सैन्य रणनीतियों के विशिष्ट चरणों की जांच करें। चरण 1 में इजराइल को एक विषम युद्ध क्षेत्र वातावरण में नेविगेट करने का सामना करना पड़ रहा है। प्रारंभ में आईडीएफ लगभग एक सप्ताह तक युद्ध क्षेत्र के माहौल का सर्वेक्षण करने के लिए कई ड्रोन तैनात करेगा। ये ड्रोन हवाई हमलों के लिए संभावित लक्ष्यों की पहचान करेंगे, जिन्हें जेडीएम के बम या संयुक्त प्रत्यक्ष हमला हथियार का उपयोग करके F-22 लड़ाकू जेट से निष्पादित किया जाएगा, जो आमतौर पर संदिग्ध बुनियादी ढांचे को अक्षम करने या नष्ट करने के लिए लेजर निर्देशित होते हैं। निम्नलिखित चरण 1 में आईडीएफ गाजा में विशेष बलों की तैनाती शुरू करता है। विशेष बल अग्रिम पर्यवेक्षकों के रूप में कार्य करते हैं, अग्नि और कमांड सेंटर के साथ संचार करते हैं। इन उच्च प्रशिक्षित सैनिकों को स्वचालित बंदूकों को निर्देशित करने या तोपखाने की आग को निर्देशित करने के लिए महत्वपूर्ण देशांतर कोड स्थापित करने का काम सौंपा गया है। इसमें आयरन स्टिंग शेल और ट्रैक किए गए वाहनों पर लगी मिसाइलों की तैनाती शामिल है। यहाँ दिखाए गए इस लघु एनिमेशन की तरह सैनिक सटीक देशांतर कोड इनपुट करता है और आयरन स्टिंग राउंड को लॉन्चर ट्यूब में लोड करता है, जिससे फायरिंग पिन के प्रभाव पर डेटोनेटर चालू हो जाता है, जो प्रोपेलेंट चार्ज को सक्रिय करता है। अधिक चार्ज का मतलब है अधिक यात्रा दूरी, क्योंकि प्रणोदक पंखों और अनुभागों द्वारा निर्देशित आयरन स्टिंग को लॉन्च करता है, जो स्थिर संरचनाओं को प्रभावी ढंग से लक्षित करता है। छोटे बंकरों की तरह फ्रंट फ्यूज वॉरहेड को सक्रिय करता है, विलंबित मोड में प्रबलित बंकरों के अंदर विस्फोट करने से पहले कंक्रीट परतों को भेदता है। यह चरण 3 है, युद्ध के मैदान का सबसे खतरनाक हिस्सा, जिसमें नियमित पैदल सेना सैनिकों को तैनात करने की आवश्यकता होती है और एनआईएमआर इन्फेंट्री फाइटिंग वाहन IFV लगभग 8 पूरी तरह से सशस्त्र सैनिकों को ले जा सकता है। यह इजरायली वाहन प्रारंभ में मरकवा MK पर आधारित था। मैं मरकवा MK से E की सम्मिलित अवधारणाओं को चेसिस करता हूं। चतुर्थ, इस एनिमेशन में मरकवा टैंक एक प्रमुख वाहन के रूप में कार्य करता है, जबकि एनएएमआर पैदल सेना के सैनिकों को ले जाता है। फिलहाल आइए देखें कि सैनिकों को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है और वे घात लगाकर किए जाने वाले हमले पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे ही दस्ता ऑपरेशन करता है, घुड़सवारी के दौरान उसे निकट घात का सामना करना पड़ सकता है। दस्ते द्वारा की गई कार्रवाई घात के समय दुश्मन से उसकी दूरी से निर्धारित होती है। पहला कदम, मार्ग क्षेत्र में गनर तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हैं और खतरे से बाहर निकलते समय वाहन के धुएं का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा चरण, मार्ग क्षेत्र में सैनिक और विकलांग वाहन तुरंत धुएं से खुद को दुश्मन से छिपा लेते हैं। यदि संभव हो तो उतरें, कवर पोजीशन खोजें और जवाबी हमला करें। तीसरा कदम, किल जोन में सैनिक घात लगाकर हमला करते हैं और इमारतों से गोलीबारी कर रहे दुश्मन को नष्ट कर देते हैं। मारक क्षेत्र के बाहर गनर और सैनिक दुश्मन की स्थिति की पहचान करते हैं, अच्छी तरह से दमनकारी आग लगाते हैं और उद्देश्य पर हमला करने वाले सैनिकों का समर्थन करते हैं। चरण 4, यूनिट लीडर अप्रत्यक्ष आग को बुलाता है और समायोजित करता है और स्थापित सामरिक प्रक्रियाओं के अनुसार नजदीकी हवाई समर्थन का अनुरोध करता है। यूनिट लीडर उच्च मुख्यालय को संपर्क की रिपोर्ट करता है, समेकन और पुनर्गठन करता है और मिशन जारी रखता है। आइए इजराइल की टैंक रणनीति की जांच करें और यह कैसे काम करती है। कुंडल निर्माण, स्वतंत्र रूप से संचालन करते समय पलटन युद्ध में लंबे समय तक रुकने या शांत रहने के दौरान परिधि की रक्षा स्थापित करने के लिए कुंडल गठन का उपयोग करती है। मुख्य वाहन यात्रा की दिशा में रुक जाता है, जबकि अन्य वाहन अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। एक गोलाकार संरचना बनाना, जिसमें दुश्मन के आने के सभी संदिग्ध रास्ते शामिल हों। स्तंभ निर्माण, यह गठन पार्श्वों पर उत्कृष्ट नियंत्रण और मारक क्षमता प्रदान करता है, लेकिन सामने की ओर कम मारक क्षमता की अनुमति देता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब गति महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब टैंक हमारे विशिष्ट मार्ग के साथ प्रतिबंधित इलाके से गुजरते हैं या जब दुश्मन से संपर्क की संभावना नहीं होती है। तो कंपित स्तंभ संरचना का उपयोग करते हुए विकर्ण गठन सोपानक या विकर्ण गठन प्लाटून या एक बड़े गतिशील बल के खुले पार्श्व को कवर करते हुए एक पार्श्व की ओर निर्देशित शक्तिशाली गोलाबारी की अनुमति देता है। वेज फॉर्मेशन या वी फॉर्मेशन, वेज फॉर्मेशन सामने की ओर उत्कृष्ट मारक क्षमता और किनारों पर अच्छी मारक क्षमता की अनुमति देता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब खुले या घुमावदार इलाके से गुजरते समय पलटन को किसी अन्य तत्व से निगरानी प्राप्त होती है। जब प्लाटून लीडर का टैंक थोड़ा आगे होता है तो एक फ्लैंक में अधिक मारक क्षमता होती है। यह रेखा निर्माण आगे की ओर निर्देशित मारक क्षमता को अधिकतम करता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब
पलटन खतरे के क्षेत्रों को पार कर रही है और किसी अन्य तत्व पर निगरानी द्वारा समर्थित है या दुश्मन के ठिकानों पर हमला करते समय। हेरिंगबोन फॉर्मेशन का उपयोग तब किया जाता है जब पलटन को 360 डिग्री की सुरक्षा के साथ जल्दी से एक रक्षात्मक स्थिति स्थापित करने की आवश्यकता होती है। साथ ही मूल दिशा में आंदोलन को फिर से शुरू करने के लिए तत्परता भी बनाए रखनी होती है। आमतौर पर इसका उपयोग रोड मार्च में नियोजित या अनियोजित स्टॉप के दौरान किया जाता है। यदि कोई भूभाग अनुमति देता है तो वाहनों को मार्ग से हट जाना चाहिए और 45 डिग्री के कोण पर रुकना चाहिए, जिससे संरचना के केंद्र से वाहनों का गुजरना संभव हो सके। आइए हमा की गुरिल्ला युद्ध रणनीति पर एक नजर डालें। सबसे पहले इसमें सैकड़ों मील लंबी सुरंगें हैं जिनमें एक के ऊपर एक कई स्तर हैं। यह एक त्वरित हिट और रन रणनीति बनाता है। तो आइए देखें कि यह रणनीति कैसे काम करती है। पहला कदम, आइए मान लें कि यह हमास के लिए मर्कवा लक्ष्य है। दूसरा चरण, क्या आपको वे सुरंगें याद हैं जिनके बारे में हमने अपने हालिया वीडियो में बात की थी? गुरिल्ला इन एंटी टैंक आरपीजी के साथ सुरंगों से बाहर आएंगे। तीसरा कदम, मर्कवा में एक ट्रॉफी प्रणाली है जो तब काम करती है जब रडार आने वाले लक्ष्यों का पता लगाता है और उन्हें वर्गीकृत करता है। यदि खतरा पैदा करता है तो प्रति उपाय उसे सुरक्षित क्षेत्र से दूर रखते हुए उसे बेअसर करने में लग जाता है। यह प्रणाली मुख्य रूप से एंटी टैंक मिसाइलों से बचाने के लिए बनाई गई है, लेकिन इसमें कुछ कमजोरियां भी हैं। यह बताया गया कि हमास ट्रॉफी के सिस्टम रडार को उसकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए सीमित करने के लिए अलियासिन आरपीजी को बहुत करीब से फायर करेगा। चरण 4, वे पीछे के कवच को भी निशाना बनाएंगे, यानी पैदल सेना के सैनिकों के प्रवेश के लिए ये दरवाजे हैं जो सामने और किनारों की तुलना में काफी कमजोर हैं। हमास जो करेगा उसका दूसरा विकल्प टैंक को नुकसान पहुंचाने या उसे स्थिर करने के लिए बुर्ज के ठीक नीचे आरपीजी के साथ टैंकों पर हमला करना है। लेकिन हमास इस रणनीति के तहत अपरंपरागत युद्ध अपना रहा है। पहला कदम, वे आईडीएफ का ध्यान भटकाने के लिए कई कसान रॉकेट लॉन्च करेंगे और 4000 से 6000 रॉकेटों से आयरन डोम पर हमला करेंगे। यह तकनीक आयरन डोम मिसाइल प्रणाली को खत्म कर देती है और वायु रक्षा क्षमता में अंतर पैदा करता है। चरण 2, ये रॉकेट जानबूझकर बहुत कम कीमत पर बनाए गए हैं। इन्हें चीनी और उर्वरक जैसी आसानी से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके बनाया जाता है। आपका पहला घटक चीनी है, फिर इसे ऑक्सीकरण एजेंट उर्वरक के साथ पिघलाएं और अच्छी तरह से मिलाकर एक स्लग बनाएं, जिसका उपयोग प्रणोदक के रूप में किया जाता है, और इसे पानी के पाइप से बने इन ट्यूबों में डालें। यही सरल कारण है जो हमास को बड़े पैमाने पर $300 के रॉकेट का उत्पादन करने में सक्षम बनाता है। चरण 3, इस प्रकार हमास रॉकेट का उपयोग करता है। उन्हें एक प्रकार का ध्यान भटकाने के लिए पूर्व से दागा जा सकता है, जबकि हमास युद्ध के मैदान के चारों ओर पश्चिम से आगे बढ़ सकता है या पीछे से आईडीएफ सैनिकों को घेर सकता है। आइए देखें कि वे इजराइल पर हमला करने के लिए गुरिल्ला रणनीति का उपयोग करके कैसे सुधार और योजना बनाते हैं। गणना की गई सटीकता के साथ उन्होंने अपने रास्ते में खड़ी दुर्जय बाधाओं को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। इस साहसिक कार्य के बाद वे तेजी से मोटरसाइकिलों पर सीमा पार कर गए। अपनी बढ़त को बढ़ाते हुए विस्फोटक दरारों से बनी दरारों को चौड़ा करने के लिए बुलडोजरों को तैनात किया गया, जिससे और भी अधिक लड़ाकू विमानों की आमद में आसानी हुई। इन अतिरिक्त सुदृढ़ीकरणों ने 4 पहिया वाहनों पर सवार होकर इजरायली क्षेत्र में प्रवेश किया और दुश्मन की सीमाओं के भीतर अपनी उपस्थिति का लगातार विस्तार किया। एक बहुआयामी और सावधानीपूर्वक समन्वित ऑपरेशन के लिए मंच तैयार किया गया था, क्योंकि उन्होंने इजरायली क्षेत्र के भीतर अपने मिशन को जारी रखा था। यह एक सदमा और भय का प्रभाव पैदा करता है, क्योंकि आईडीएफ वास्तव में तैयार नहीं था। लेकिन इस युद्ध का दुखद पहलू यह है कि इसमें कोई विजेता नहीं है। हम एनिमेटरों की एक छोटी टीम के साथ मूल, पूर्ण फ्रेम और उच्च रिजोल्यूशन एनिमेशन बनाते हैं। तो कृपया केवल आप लोगों के लिए बनाए गए अधिक विशिष्ट इंजीनियरिंग एनिमेशन के लिए सदस्यता लेकर और टिप्पणी करके हमारा समर्थन करें।